सभी को नमस्कार। चलो चले मुसाफिर मंजिल की ओर, क्यों थकते हो रास्ते में, जीत गए तो सिकंदर, वरना हम सफर के शायद तो है ना। तो चलिए इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सीधी बात और नो बकवास में हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो बुक आप देख रहे होंगे, ये बुक क्या है। तो इस बिहार में जितने भी जो एग्जाम होते हैं, इसमें क्वेश्चन का क्या किया गया है, संग्रह किया गया है, और हम वही क्वेश्चन का ऑपरेशन करने वाले हैं। बच्चे गलती ये करते हैं ना कि केवल ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं, क्या जिसमें फलना का ए होगा, दूसरा का बी होगा, ऐसे निकल जाते हैं। उम्र भी तो कई साल निकल गया होगा ऐसे करते करते। तो देखिएगा, आपको कई भीड़ से जब हटना है तो आपको मेहनत तो अलग तरीका से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसी अलग तरीके से ही आपको बताने वाले हैं, उस क्वेश्चन का ऑपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या बोला गया है कि प्राचीन नगर जो तक्षशिला है, ये किसके किसके बीच में स्थित है, यानी जो दो गो नदी दिया गया है उस किसके किसके बीच में स्थित है, वही हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि तक्षशिला है क्या। ठीक है, तो ये तक्षशिला की अगर बात करते हैं तो ये तक्षशिला पुराने समय में यानी प्राचीन काल में ये शिक्षा के लिए विख्यात था, यानी शिक्षा के लिए जाना जाता था। यहाँ पे कई सारे राजा महाराजा यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर करके राजपाट संभाले थे। ठीक है, अब ये तक्षशिला जो है, ये तक्षशिला आज कहां पड़ रहा है, सबसे पहली बात है कि कभी ये पूछ दिया जाता है कि आज तक्षशिला कहां है, तो आज जो पाकिस्तान में पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा इंडिया का हमने एक रफ मैप लिया है। ठीक है, और ये कौन है, तो ये पाकिस्तान है, निठल्ला पाकिस्तान जिसको बोलते हैं। अब यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है सिंधु। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है सिंधु। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहां से एक और नदी निकलती है सिंधु के बाद, फिर इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है झेलम। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और नदी निकलती है, फिर उस नदी का नाम क्या है, चिनाब। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है, सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, फिर हो गया रावी हो गया। फिर एक ठो यहां से नदी निकलती है और यहाँ पे, और फिर इसके बाद में एक सतलज नदी निकलती है। तो इस वाले नदी का नाम क्या है, तो इस वाले नदी का नाम है ब्यास, और जो सबसे नीचे में है उस नदी का नाम क्या है, तो सतलज है। यहां तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और कई बार हमने ना एग्जाम में ऐसा देखा है क्या कि ऊपर से नीचे के सीक्वेंस भी दे देता है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सजाए। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम में सजाया गया है ना, उसे भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस तरह से उनका हर एक बात अभी आपको जहन में है ना, उसी तरह से ये सब बातें ना आपको जहन में होनी चाहिए। तो हम एक बार फिर से याद करवाते चलते हैं। सबसे ऊपर में कौन सा है, तो बोलिए कि सिंधु नदी है, फिर उसके बाद में झेलम है, फिर उसके बाद में चिनाब है, फिर उसके बाद में रावी है, फिर उसके बाद में ब्यास है, फिर उसके बाद में सतलज है। अब हमें पूछा गया है तक्षशिला के बारे में कि तक्षशिला है कहाँ, आखिर कहाँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंधु है, और यहाँ पे सिंधु और झेलम के बीच में ही एक शहर है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला, और तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से ही जाना जाता है, तक्षशिला। ठीक है, ये तक्षशिला जो है, ये तक्षशिला क्या है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। और ये विश्वविद्यालय कहाँ पे किसे किसके बीच में है, जो यहाँ पे आपको हमको जब क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, तो किसे किसके बीच में है, तो एक तरफ या ऊपर में क्या है, सिंधु है, और बीच में यहाँ पे नीचे में क्या है, तो झेलम है। तो सिंधु और झेलम के बीच में ही क्या है, ये तक्षशिला है। समझ में आ गया, तो हमें क्वेश्चन का जवाब मिल गया। तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सिंधु झेलम ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है। तो मेरा क्या हो जाएगा, तो 45 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया, भेजे में घुसा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हम इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं। अगर किन्हीं बच्चों को अगर स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा क्या कि जो हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, जो नीचे जो ऑप्शन में दिया गया है वो किस युग से संबंधित है, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ, जैसे में अब यहाँ पे तो पूरा डिटेल्स तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसका एक हड़प्पा सभ्यता काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग हमने क्या किया कि उसका क्वेश्चन डिस्कस करवाया है। ठीक है, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको आप बेसिक चीज वहां पे आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, हड़प्पा, ये हड़प्पा क्या थी, तो एक सांस्कृतिक कहते हैं। हड़प्पा क्या था, एक सांस्कृतिक था। ठीक है, यानी जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं ना, हड़प्पा एक तरह से सभ्यता ही बोलिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, एक तरह से सभ्यता है, जिस तरह से हम लोग आज निवास कर रहे हैं पृथ्वी पर, उसी के जैसा आज से लगभग तक कितने 2.5, जिसमें इसकी अगर काल की बात करते हैं
तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के कितना 1750 ईसा पूर्व पहले की बात है। जैसे में तो आज कितना चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो आज से जोड़ लीजिए कितने हजार साल है, लगभग 5-5.5 हजार साल पहले की बात ये बता रहा है। ये हम लोग के जैसा ही एक क्या था, एक सभ्यता था इंडिया में, जो जैसे में खाता, जैसे में क्या था, जैसे हम लोग आज जीव रहे हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे उसका सत्ता चल रहा था। लेकिन किसी कारण बस क्या होती है, कई इतिहासकार कई तरह के मत जाहिर करते हैं कि इसके वजह से ये सभ्यता खत्म हो गया। कई इतिहासकार कई तरह के बात बोलते हैं, कोई बोलते हैं बाढ़ से, कोई बोलते हैं सुखाड़ से, कोई बोलते हैं कि भूकंप आया था, बड़ी तरह के बात बोलते हैं। ठीक है, तो हमें उस समय तो पढ़ना नहीं है, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में जानना है। ठीक है, अब ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर देखा जाए तो ये पूछा गया कि किस युग से संबंधित था। तो इस युग में क्या था कि लोहे का आविष्कार हुआ ही नहीं था। लोहे की अगर बात करते हैं तो लोहे का जो आविष्कार होता है, ये महाजनपद का जब आएगा ना, महाजनपद, ये महाजनपद जब काल आएगा, तो यानी महाजनपद काल कब से आता है, तो 600 ईसा पूर्व के आसपास में जब आएगा, उस समय क्या होता है, लोहे का खोज होता है। और जैसे ही लोहे का खोज होगा तो आप समझ सकते हैं ना कि कृषि के क्षेत्र में एक क्या हो जाएगी, क्रांति आएगी। क्योंकि लोहे से काफी संख्या में यानी बड़े बड़े क्षेत्रों को क्या किया जाएगा, जंगल को काटा जाएगा, और कृषि कार्य के लिए जो कृषि होंगे तो लोगों के पास इनकम होगा, इनकम होगा तो लोग क्या होंगे, अपना सुख सुविधा के लिए आगे शहर की ओर प्लान करेंगे। ठीक है, जिसमें आज गांव में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी पैसा लोगों को होता है तो वो प्लान करके शहर में चले जाते हैं। तो उसी हिसाब से ये महाजनपद काल जो डेवलप होगा ना, जन से बनता है महाजनपद। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है कि लोहा का जैसे ही खोज होता है तो उसके बाद में लोगों के पास में इनकम चालू हो जाता है, और इनकम चालू होता है तो फिर उसके बाद में महाजनपद के लोग प्लान कर जाते हैं। और उसी में आप पढ़ते हैं कि 16 महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद जब आएगा पढ़ाने के लिए तो हम उसमें बताएंगे। हमें अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करना है, हमें जो बताया गया है उसके बारे में देखना है। तो लोहे का खोज ये महाजनपद काल में 600 ईसा पूर्व में होगा, तो इस समय तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इसकी सभ्यता इस समय कैसे कैसे थी, ठीक है ना। तो इसकी जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन थी। ठीक है, इसकी सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन थी। ठीक है, यानी इस समय जो बर्तन के जो उपयोग होते थे, कांसे के बर्तन का उपयोग होते थे, और भी तरह के, जैसे में शीशा है, फिर उसके बाद में सोना है, चांदी है। ठीक है, इस सभी बर्तन का उपयोग होते थे, आभूषण के रूप में भी सबका उपयोग होता था। लेकिन जो हमें ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से चलना है। और ये सभ्यता के बारे में पूछा गया है किस काल का था, तो ये कांस्य युगीन काल का था। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अब आंसर पे चलते हैं। तो मेरा ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, ये कांस्य युग से था। कैसा युग से था, ये काल यहाँ पे लिखे हैं, युग मतलब वही है। ठीक है, ये कांस्य युगीन काल का था। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं 46 का ऑप्शन, 46 नहीं, हाँ 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, तो इसे मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला गया है, बोला गया कि चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था, और नीचे ऑप्शन दिया गया है कि किसके किसके शासनकाल में ये भ्रमण किया था। यानी जो हेनसोंग जो था ये किसके शासनकाल में इंडिया में आया था। ठीक है, तो यहां से हम बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे कि यहां से केवल ऑप्शन को टिक मार दिया आगे बढ़ गया। जब वैसे करना रहता तो आप घर पे खुद भी कर सकते हैं, वीडियो देखने का कोई पर्पस ही नहीं बच जाता है। ठीक है, आपको यही होना चाहिए कि कम समय में आपको ज्यादा, यानी इन्वेस्टमेंट कम करे और आउटपुट आपको ज्यादा मिले। हर कोई तो यही चाहता है ना कि कम पैसा लगाएं और फायदा ज्यादा हो। तो बिल्कुल वही बात के लिए तो आप यहाँ पे आए हैं। अब देखिएगा, ये हम बताते हैं कि यहाँ पे एक करके निकल जाते हैं कि हेनसोंग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, लेकिन हम क्या करते हैं ना कि हेनसोंग के ये हर्षवर्धन का पूरा कहानी को खंगाल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। एक वंश था, उस वंश का नाम क्या था, तो एक वंश का नाम था पुष्यभूति वंश। ठीक है, कौन सा वंश था, उग नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, उस वंश का नाम क्या था, एक वंश था, उस वंश का नाम क्या था, पुष्यभूति वंश। ठीक है, और इस वंश का जो नाम पड़ गया था ना, इसी के एक राजा थे पुष्यभूति, इसी के नाम पर इस वंश का भी नाम पड़ गया, क्या, पुष्यभूति वंश। इसके एक बेटा थे, उस बेटा का नाम क्या था, तो उस बेटा का नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। और ये प्रभाकर वर्धन जो थे, इसके पुष्यभूति वंश के स्थापना में कुछ प्रमुख भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये जो थे उतना बड़ा अच्छा भूमिका नहीं निभाते हैं। ठीक है, ये कौन है, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन का 2 बेटा और 1 बेटी है। ठीक है, कहानियों को थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा, आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इनका 2 बेटा और 1 बेटी है। ठीक है,
एक बेटा का नाम क्या है, तो एक बेटा का नाम है राजवर्धन, और एक बेटा का और है, उस बेटा का नाम क्या है, तो एक और बेटा का नाम है हर्षवर्धन, और बेटी जो है, ये बेटी का नाम है राजश्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब हम थोड़ा सा मैप का सहारा लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने इंडिया का एक रफ मैप लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, यहीं पे क्या है कि ये जो पुष्यभूति जो है, ये पुष्यभूति यहीं पे शासन कर रहे हैं। ठीक है, पुष्यभूति वंश के जो है यहीं पे शासन कर रहे हैं। और जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये वाले जो क्षेत्र, यहाँ पे कौन था, ये मौखरी वंश था। ठीक है, ये मौखरी वंश था। तो मौखरी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो ये मौखरी वंश की राजधानी थी कन्नौज। तो देखिएगा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि मौखरी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मौखरी वंश का राजधानी कहाँ है, तो मौखरी वंश का राजधानी कहाँ था, तो कहिए कि कन्नौज इसका राजधानी था। ठीक है, यहां तक तो कुछ क्लियर है। अब क्या होता है कि ये प्रभाकर वर्धन जो है ना, देखिएगा, हर कोई अपने बेटा बेटी का ना विवाह अच्छे घर में कराना चाहते हैं। ठीक है, और उस समय क्या था, ये राजा थे, तो राजा थे तो अपनी राजनीतिक सुदृढ़ता के लिए क्या करते हैं कि मौखरी वंश का एक राजा कौन था, तो मौखरी वंश का राजा है, कब था, ग्रह बर्मन। ठीक है, अब ये ग्रह बर्मन है। अब ग्रह बर्मन से क्या करते हैं, ये प्रभाकर वर्धन, ये राजश्री का विवाह करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि रानियां हैं तो रानी का विवाह तो राजा के साथ में होगा, थोड़े नौकराना नौकर के साथ में होगा। तो अब ये ग्रह बर्मन के साथ में किनका विवाह होता है, तो ये राजश्री का विवाह होता है। ठीक है, अब ये ग्रह बर्मन को क्या करता है कि यहीं पे है मालवा। ठीक है, ये मालवा का राजा उस समय कौन था, तो मालवा का राजा था देवगुप्त। ठीक है, और यहाँ पे जो बंगाल जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कौन था, शशांक शासन कर रहा था। ठीक है, कौन, शशांक। और ये दोनों के बीच में गहरा संबंध था, लंगोटिया यार था, का यार कई यार जो होता ना कि चले के यार, हाँ यार, ये वाला कहानी दोनों के बीच में था, देवगुप्त और किसके बीच में, शशांक के बीच में, कह सकते हैं कि लंगोटिया ही यार था। अब ये क्या करता है कि ये दोनों मिल करके प्लान, जिसे बोलता ना का यार चले के यार, हाँ, इसी के तहत में क्या करता है कि दोनों जाता है, और इस समय मौखरी वंश की राजधानी कहाँ है, कन्नौज है, तो कन्नौज पर हमला कर करके और ये ग्रह बर्मन को क्या कर देता है, लपेट देता है। ठीक है, कौन लपेट दिया, ये दोनों मिल करके किसको लपेट दिया, ग्रह बर्मन को लपेट दिया। ठीक है, अब जब लपेट देता है तो अब ये खबर किसके पास में जाता है, राजवर्धन, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है, प्रभाकर वर्धन का मृत्यु हो चुका है, और प्रभाकर वर्धन का जब मृत्यु हो चुका है तो घर का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। तो घर का बड़ा बेटा कौन था, ये राजवर्धन, और राजवर्धन गद्दी को संभाले हुए था। ठीक है, राजपाट इसी के हाथ में था। अब ये जैसे ही सूचना मिलता है कि इसके जो बहनोई हुए ना, ये ग्रह बर्मन क्या हुआ, बहनोई हुआ। अब जैसे ही इसकी सूचना मिलता है तो ये आनंद फानन में क्या करता है कि अपना चेला चपटिया को उठाता है कि चल 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 चल। ठीक है, और ये चेला चपटिया को उठा करके लेकर चल जाता है, और ये देवगुप्त को क्या कर देता है, लपेट देता है। देखिए, कहानी को थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ उलझाने वाला है। देवगुप्त और शशांक दोनों मिलकर के किसको लपेट दिया, तो ग्रह बर्मन को लपेट दिया। अब ये राजवर्धन चेला चपटिया को उठाया कि चल 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 चल, अब ये देवगुप्त को क्या कर दिया, लपेट दिया, क्योंकि बदला लेना था इसे, क्योंकि इसका जीजा का हत्या कर दिया था कौन, तो देवगुप्त कर दिया था। अब इसको लपेट दिया, तो अब इसे अब लगा कि अब तो हमको भी लपेट देगा ये शशांक को। तो शशांक ने क्या किया कि धोखे से ये राजवर्धन को लपेट दिया। देखिए कैसे उलझता जा रहा है। ये शशांक क्या गया कि धोखे से फिर राजवर्धन को लपेट दिया, क्योंकि राजवर्धन की तो इस देवगुप्त को मार दिया था। तो अब ये शशांक को लगने लगा था कि अब तो हमारे नंबर है, हम ही को लपेटेगा, तो इसीलिए क्या करता है कि ये इसी को लपेट देता है, राजवर्धन को। अब क्या होता है कि अब ये बड़ा बेटा का मृत्यु हो चुका है, तो अब छोटा बेटा मात्र 16 साल का है। तो समझ जाइए कि 16 वर्ष का एक लड़का है, और 16 वर्ष का लड़का है, इसके सर पर क्या पड़ता है, ताज आ जाता है। ठीक है, यानी राजा बनता है। अब राजा उस स्थिति में बढ़ रहा है जिस समय देखिए कि इसका बड़ा भाई का क्या हो चुका है, हत्या हो चुका है, इसकी बहन विधवा हो चुकी है। ठीक है, और उस समय इसे बदला लेना है, किससे, तो शशांक से बदला लेना है, क्योंकि हमारे भाई को इसने हत्या किया है। ठीक है, अब ये हर्षवर्धन जो है, ये हर्षवर्धन अपना चेला चपटिया को उठाता है और जा करके शशांक को लपेट देता है। ठीक है, देखिए फिर से कहानी को हम समझाते चलते हैं। ठीक है, ये देवगुप्त और शशांक दोनों मिलकर के किसको लपेट दिया, तो ग्रह बर्मन को लपेट दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में राजवर्धन क्या करता है कि अपना चेला चपटिया को उठाता है और देवगुप्त को लपेट देता है।
फिर शशांक क्या करता है कि शशांक इसको आता है और राजवर्धन को लपेट देता है। फिर उसके बाद में ये राजवर्धन का भाई कौन है, हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन अपना चेला चपटिया को उठाता है और फिर उसके बाद शशांक को लपेट देता है। इस तरह से बदला क्या हो जाती है, पूरा हो जाती है। अब इसकी बहन कौन थी, तो इसकी बहन जो थी राजश्री। अब ये राजश्री सती होने जा रही थी। सती होने का अर्थ पता है ना, सबको जानते ही होंगे। अब ये सती होने जा रही थी, तब सती होने जा रही थी तो इसे सूचना मिलता है, किसे, हर्षवर्धन को सूचना मिलता है। तो समझिए कि राजा है तो चेला चपटिया तो बहुत सारे होंगे। तो अब इस चेला चपटिया के द्वारा इसे क्या, राजश्री को बुला लिया जाता है, यानी कन्नौज बुलाया जाता है। और कन्नौज बुलाने के बाद में क्या होता है कि दोनों की रजामंदी होती है। दोनों की रजामंदी के बाद में क्या होता है कि ये कौन, ये हर्षवर्धन जो है, ये हर्षवर्धन, अब इसका राजधानी पहले कहां था, तो इसका राजधानी जो पहले था ये थानेश्वर था। ठीक है, कहां था, तो थानेश्वर था। और इसने अपना थानेश्वर से कहां राजधानी चेंज कर लेता है, तो थानेश्वर से कन्नौज राजधानी को चेंज कर लेता है। ठीक है, और ऐसा किताबों में कहा जाता है, कई इतिहासकारों बताते हैं कि दोनों भाई बहन जो थे, जो राजा की गद्दी होती है, कुर्सी जो होता है, उसके साथ बैठा करते थे, इतिहासकार बताते हैं। ठीक है, तो मानना तो पड़ेगा। अब हर्षवर्धन के बारे में जो बातें हैं वो हम, ये तो कहानियां हमने आपको बताया, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम बताते चलते हैं। ठीक है, तो हम एक साइड में लिखते रहेंगे और उससे क्या होगा, तो इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम हर्षवर्धन के बारे में अब देख लेते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन। ठीक है, अब ये हर्षवर्धन के बारे में जो देखा बात, इतिहासकार जो हमें पढ़ना है, क्या हर्षवर्धन को क्यों हम लोग को पढ़ना है, क्या अच्छा काम किया था, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये हर्षवर्धन जो था, ये जो आप देख रहे हैं ना इंडिया, ये लगभग पूरे उत्तर भारत को ये जीत लिया था। ठीक है, अब जीतने के बाद में इसने एक उपाधि धारण किया था। ठीक है, ये उपाधि काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो उस उपाधि का कौन सा उपाधि धारण किया था वो पूछा जाता है। ठीक है, तो उपाधि का नाम था क्या, सकलोतरा पथनाथ। ठीक है, सकलोतरा पथनाथ, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद करके रखिएगा, सकलोतरा पथनाथ क्या उपाधि धारण किया था, कौन उपाधि धारण किया था, तो यही उपाधि धारण कौन कर रहा है, ये हर्षवर्धन धारण कर रहा है। ये जो था ना, ये उपासक, उपासक मतलब समझते न है, ये मानने वाले। ठीक है, कौन धर्म को मानने वाले हैं, ये उपासक जो था, ये सूर्य का उपासक था। और फिर उसके बाद में क्या था, ये शिव शैव का भी उपासक था। ठीक है, शिव सूर्य का उपासक था और फिर उसके बाद में शैव का उपासक था, यानी शैव धर्म को मानने वाले थे, हिंदू धर्म जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, फिर इसी के दरबार में क्या था कि हेन सॉन्ग आया था। ये हेन सॉन्ग के अभी जो आप देखे ना हेन सॉन्ग, ये हेन सॉन्ग जो था, ये हेन सॉन्ग इसी के दरबार में आया था। किसके दरबार में, तो यही जो हर्षवर्धन देख रहे हैं, यही हेन सॉन्ग, जो हर्षवर्धन जो आप देख रहे हैं, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में ही कौन आ रहा है, ये हेन सॉन्ग आता है। ठीक है, और हेन सॉन्ग के प्रभाव में क्या होता है कि ये बौद्ध धर्म की ओर ज्यादा झुक जाता है। बौद्ध धर्म की ओर क्या होता है, ये झुक जाता है। ठीक है, तो हमें ये चीज नहीं देखना है। ठीक है, हमें जो पूछा गया है वो देखा गया, बताना है कि हेन सॉन्ग जो था किसके दरबार में आया था, तो हेन सॉन्ग किसके दरबार में आ रहा है, तो हर्षवर्धन के दरबार में आ रहा है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि इसका एक और नाम क्या था, ठीक है, तो इसका एक और अन्य नाम की बात करते हैं, तो अन्य नाम कभी कभी पूछे दिए जाते हैं, तो अन्य नाम की बात करते हैं तो शिलादित्य इसका अन्य नाम था। अन्य नाम की बात करते हैं तो इसका अन्य नाम क्या था, तो शिलादित्य नाम था। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या था कि इसके दरबार में एक व्यक्ति रहते थे। ठीक है, वो व्यक्ति कौन थे, तो एक पुस्तक लिखे थे हर्षचरित। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे, तो हर्षचरित के लेखक कौन है, तो हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। तो ये पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। तो बाणभट्ट ने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो हर्षचरित लिखा था। तो अब यहां से ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, तो हर्षवर्धन ने भी कुछ पुस्तक लिखा था। हर्षवर्धन ने भी क्या लिखा था, कुछ पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, प्रियदर्शिका। ठीक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, प्रियदर्शिका। फिर उसके बाद में रत्नावली, फिर उसके बाद में क्या है, नागानंद। ये कौन लिखा था, तो ये हर्षवर्धन लिखा था। कई इतिहासकार बोलते हैं कि हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था, किसी दूसरे को कवि से क्या कर लिया था, लिखवा लिया था और पैसा पर अपने करवा लिया था कि तुम हमारा नाम ले लेना। ठीक है, तो खैर हमें वो नहीं देखना है, जो हमें किताब में दिया गया है वो पढ़ना है। ठीक है, क्या लिखा था, प्रियदर्शिका कौन लिखा है, हर्षवर्धन ने लिखा है। रत्नावली नागानंद इसी ने लिखा था। ठीक है, इसके शासनकाल में बात करते हैं, तो इसके शासनकाल में कर की जो कौन कौन कर चलता था, तो कर जो चलता था, एक कर का नाम क्या था, बलि था। फिर एक कर का नाम सॉरी
एक कर का नाम क्या था, तो हिरण्य था। फिर एक और कर था, उस कर का नाम क्या था, भाग था। तो ये भी पूछे जा सकते हैं कि उस हर्षवर्धन के शासन काल में हिरण्य क्या था, तो हिरण्य क्या था, एक कर था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात एक और बताते हैं कि ये लगभग तो पूरा उत्तर भारत को जीत चुका है। तो कहिए कि हाँ जी, जीत तो चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये कौन नदी है, तो कहिए कि नर्मदा है। और जस इसके नीचे कौन सी नदी है, तो बोलिए कि ताप्ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो था ये पुलकेशिन द्वितीय जो है ना, पुलकेशिन द्वितीय, ये पुलकेशिन द्वितीय जब ये नर्मदा नदी को पार कर रहा था, तो ये नर्मदा नदी पर क्या करता है कि इसको रोक देता है। कौन रोक देता है, यानी हरा देता है। तो कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान जब कर रहा था, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि दक्षिण भारत में कौन लोग रोक देता है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय रोक देता है। पुलकेशिन कौन द्वितीय रोक देता है। ठीक है, यानी पुलकेशिन द्वितीय क्या कर देता है, हर्षवर्धन को हरा देता है। ठीक है, ऐसा तो बात नहीं है इतिहास में सिर्फ यहाँ पे यही लिखा जाता है कि रोक दिया, यानी कि इसके विजय अभियान को दक्षिण में नहीं बढ़ने देता है। कौन, तो ये पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, हमें क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है और हमने यहां तक इसलिए बता दिया ताकि आपको रिवीजन भी होते चले और क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे तो हम उसे इजीली तरीके से बना सके। ठीक है, तो हम इसे मिटाते हैं और हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं। अब देखिएगा आगे मेरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, सो देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे मेरा क्या बोला गया है, तो यहाँ पे तो मेरा जवाब मिल गया। 47 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 का कह सकते नहीं है, 47 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 47 का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 48 देखना है। ठीक है, 48 में क्या बताया गया है, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, बोला क्या गया है कि कलहन द्वारा रचित राजत रंगनी है। ठीक है, ये दिया गया है, ऑप्शन जो दिया गया है, जो ऑप्शन आप देख रहे हैं दिखाई पड़ रहा होगा कि कलहन द्वारा रचित राजत रंगनी है, यानी किसके बारे में बताया है, राजत रंगनी जो है। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में देखते हैं कि राजत रंगनी क्या है। ठीक है, अब देखिएगा ये राजत रंगनी जो है ना, एक पुस्तक है, राजत रंगनी। ठीक है, ये राजत रंगनी क्या है, तो कहिए कि एक पुस्तक है। ठीक है, तो कहिएगा कि ये लिखा कौन है, आपके माइंड में तो प्रश्न आना चाहिए ना। तो ये राजत रंगनी एक पुस्तक है, तो इसके लिखा है, तो लेखक की बात कर लेते हैं। तो इसके लेखक कौन है, तो कहिए कि कलहन है। कौन है, तो कहिए कि कलहन है, और क्या, कलहन नाम है। ठीक है, तो आपके प्रश्न में एक सवाल और उठ जाता है, ठीक है ना, कि ये कलहन किसके दरबार में रहता था। तो ये कलहन जो रहता था ना, ये जय सिंह के दरबार में रहता था। किसके दरबार में, तो कहिए कि जय सिंह के दरबार में। और ये राजत रंगनी जो है, ये राजत रंगनी में कश्मीर के जितने भी जो राजा थे ना, ये कश्मीर के राजा के बारे में, यानी कश्मीर का इतिहास लिखा है। ठीक है, कश्मीर का इतिहास किसमें इंकित है, तो यही राजत रंगनी में लिखित इंकित है। ठीक है, यानी राजत रंग, अगर कश्मीर का इतिहास पढ़ना है तो ये राजत रंगनी पुस्तक को आप पढ़ लीजिएगा, तब पूरी कश्मीर का इतिहास आपको पता हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ना कि राजत रंगनी किसके द्वारा लिखा गया, तो कलहन के द्वारा लिखा गया था। कलहन किसके दरबार में रहते थे, तो जय सिंह के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगर बात करते हैं कि ये राजत रंगनी कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो भाषा की अगर बात करते हैं तो ये भाषा कौन सा था, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरा था, जवाब मिल गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कश्मीर का इतिहास। 48 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मेरे पास में जो क्वेश्चन आपको दिखाया गया है कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है। ठीक है, ये जो सारनाथ स्तूप आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये सारनाथ, ये स्तूप कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि जैसे में ये गौतम बुद्ध जो बोध गया जो आप देख रहे हैं, बोध गया नहीं बिहार में, ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। तो प्रथम उपदेश की अगर बात करते हैं तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो प्रथम उपदेश अगर गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे, तो यही सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में क्या दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, ये पड़ता कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश की वाराणसी। ठीक है, वाराणसी, ये वाराणसी समझ रहे हैं, जहां से मोदी जी खड़ी है ना सांसद के चुनाव में, वही वाराणसी में पड़ता है ये सारनाथ। ठीक है, अब यहाँ स्तूप है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो स्तूप का निर्माण की अगर बात करते हैं तो स्तूप का निर्माण कौन करवाया था, मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन देखिएगा, पूछा एक, हमने कई बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हमें आंसर पूछा क्या गया था कि सारनाथ कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। हमने एक और ऐड क्या कर लिया कि सारनाथ में प्रथम उपदेश कौन दिए थे, तो भगवान बुद्ध दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में स्तूप की बात करते हैं, तो वो स्तूप का निर्माण कौन करवाया था, तो ये मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं, ठीक है। इसका आंसर मेरा 49 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वाराणसी। अब चलते हैं क्या 50 यानी क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं, ठीक है। बोला क्या गया है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, यानी पाणिनि कौन था, ठीक है। अब सबसे पहले बारे में पाणिनि के बारे में जानते हैं कि ये पाणिनि कौन था, ठीक है। ये पाणिनि जो था ना, एक व्याकरणाचार्य था, यानी व्याकरणाचार्य था, ठीक है। तो व्याकरणाचार्य था मतलब आप समझ ही गए होंगे किससे संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है। इसका एक पुस्तक था कौन, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक है। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। तो काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप हमेशा के लिए याद करिए, भूलना नहीं है। ये सब चीज का गलती का बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम में कोई बर्दाश्त नहीं होता है, सीधे एग्जाम से आप बाहर जाइएगा अगर ये सब क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हैं, तो कोई माफी नहीं होता है ये सब क्वेश्चन में। पाणिनि यानी अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। ये तो पाणिनि कौन थे, तो ये व्याकरणाचार्य थे, ठीक है। और हमें यही पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है, कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, व्याकरण शास्त्री थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए, ठीक है। और हाँ, अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।